बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है एक केस डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। ये केस जो है इसकी डायग्नोसिस जो है वो है सिस्टोसील और रेक्टोसील। पहले हम इस केस से करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि सिस्टोसील क्या होती है और रेक्टोसील क्या होती है। तो चले हम आज बताता हूँ मैं आपको कि सिस्टोसील और रेक्टोसील क्या है, फिर केस को तफसील से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और होम्योपैथी से ये केस सॉल्व हुआ, जबकि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है विदाउट विदाउट सर्जरी। तो सर्जरी के बाद भी इसमें रिकरेंसी हो सकती है, दोबारा हो सकता है, कोई इसका हल प्रॉपर मौजूद नहीं है। तो मैं आपको आज इसको डिस्कस करूंगा। पहले सिट्रोसिल को बताऊंगा, फिर यू रेक्टोसिल को बताऊंगा। सिस्टोसील ये प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर होता है, इसको हम सिस्टोसील कहते हैं, ब्लैडर का प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स क्या होता है? प्रोलैप्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोलैप्स कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टोसील। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, क्यों होती है, इसको मैं बताता हूँ। ब्लैडर सिस्टोसील को हम देखें तो ब्लैडर का जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाना और विजाइना के अंदर धंस जाना है। इसकी सैगिंग हो जाती है विजाइना के अंदर, मूव कर जाता है विजाइना की जानब। इसको हम कहते हैं सिस्टोसील। अब इसकी रीजन क्या होती है कि ब्लैडर के मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, उसके नतीजे में जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो विजाइना के अंदर मूव कर जाता है। ऐसी कंडीशन को हम सिस्टोसील कहते हैं। अब काजेज जो है सिस्टोसील की वो क्या हो सकती हैं? इसकी काजेज में जो है टिश्यू और मसल्स, जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो चुके होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। उसकी वजह से उस ब्लैडर के ऊपर जोर आता है। ये बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से भी हो सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग से भी हो सकता है, अगर किसी वजह से कोई सर्जरी हुई हो, वजाना ओपन किया गया हो, उसके बाद भी हो सकता है। ये इसकी कॉजेज हो सकती हैं। ओल्ड वुमेन्स में भी मसल्स या लिगामेंट्स ब्लैडर के वीक होने की वजह से ये अपनी पोजीशन से हट के विजाना के अंदर मूव करता है और विजाना को डिप्रेस करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोसील। अब नेक्स्ट दूसरी जो टर्म है इस डायग्नोसिस, आज के केस की जो सेकंड डायग्नोसिस है, उसके अंदर जो दूसरी टर्म यूज हुई है वो है रेक्टोसील। रेक्टोसील की बात करें तो रेक्टोसील जो है वो ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, फ्रंट वाली जो दीवार होती है, वो विजाइना के अंदर मूव कर जाती है, वो विजाइना के अंदर सैग हो जाती है। इस वजूहात की वजह, इसकी जो वजूहात है वो टिश्यू होते हैं, स्पेशली सेप्टम होता है विजाइना और ब्लैडर के दरमियान एक सेप्टम होता है। ये सेप्टम कमजोर हो जाता है। इस सेप्टम को हम रेक्टो विजाइनल सेप्टम भी कहते हैं। जब रेक्टो विजाइनल सेप्टम कमजोर हो जाता है, जब रेक्टो विजाइनल सेप्टम कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो है, जो रेक्टम है वो विजाइना के अंदर मूव कर जाती है। इसके लिगामेंट्स और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं।
इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फ्रंट पोर्शन होता है वो जाने के अंदर धस जाता है, उसकी हाइनेशन हो जाती है, इसको हम रेक्टोसील कहते हैं। अब सिस्टोसील और रेक्टोसील की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, जो मसाइल आते हैं, उनको हम देखते हैं। नंबर वन हम डिस्कस करेंगे सिस्टोसील की वजह से जो परेशानियां आती हैं। अब सिस्टोसील जैसे मैंने बताया कि जो ब्लैडर है वो वजाना के अंदर दस जाता है, मुंह काट जाता है, तो उसकी वजह से यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है, बार बार यूरिन का आ सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बार बार हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस पेशाब रुक भी सकता है। नंबर दो फैटीग एंड पेल्विक प्रेशर। नंबर थ्री इसकी वजह से यूरिन रिटेंशन हो सकती है, और जो कि बाद में चल के एक बड़ा काज बन सकती है अपना इन्फेक्शन का। आप देखते हैं कि रेक्टोसील के अंदर हमें क्या मसाइल देखने को मिलते हैं। नंबर वन इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, रेक्टम के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तीसरा हेवीनेस महसूस हो सकती है, नंबर फोर हेमोराइड्स हो सकते हैं। ये रेक्टोसील और सिस्टोसील का तारफ था। तो आज हम रेक्टोसील और सिस्टोसील का केस डिस्कस करेंगे जो कि होम्योपैथी से हमने क्योर किया। तो ऐसे केसेस जो एलोपैथी में मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, सर्जरी अगर करवाई जाए तो उसमें भी इसमें रिकरेंसी हो सकती है, उसमें दोबारा होने के चांसेस हैं। तो एलोपैथी से ये केस 100% क्योर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि होम्योपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। तो चले हम आज के केस की जानब चलते हैं। आज का केस एक 75 इयर्स ओल्ड वुमेन का केस है, जिसको पिछले तकरीबन 5 सालों से ये मसला चला आ रहा है सिस्टोसील और रेक्टोसील का, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, बिल्कुल बताया नहीं। अब 5 साल गुजरने के बाद जब उसे तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, इवन के वो अपने बेड से उठ के लाइट तक ऑन करने से कासिर थी, तो उसने अपनी एक बेटी को बताया कि मेरे साथ ये मसला है। तो जब उन्होंने हमसे डिस्कस किया, हमारे से बात की, तो फिर हमने पेशेंट से पूछा कि आप 5 साल पहले की कब से है आपको ये मसला। तो उन्होंने बताया कि 5 साल से है। आपने बताया क्यों नहीं? कहते हैं पहले तो मैंने बर्दाश्त किया है, तो अब जो है ना हालत ये हो गई है कि मैं उठ के लाइट भी नहीं ऑन कर सकती। तो मैंने कहा कि 5 साल से आपने बताया क्यों नहीं है? बस पेशेंट इतना ही बता के खामोश हो गया, और उसने कुछ बताया भी नहीं, और मजीद पूछने पे भी उसने कुछ नहीं बताया। बस इतना ही केस था। इसी से हमने इसको केस को उठाया, और इसके अलावा कोई बात जो भी मैंने पूछी कि इसके अलावा क्या मसला है और क्या बात है, इसकी वजह से आपको दिक्कत क्या आ रही, उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं, कोई यानी उन्होंने बस यही मसला है कि मुझे जो है ना बाहर की तरफ बोझ महसूस होता है, और कोई मसला नहीं है। उसकी वजह से उनके पेल्विक में जो है ना इंतहाई प्रेशर था, इंतहाई प्रेशर था, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा नहीं रही थी, बिल्कुल लेटी हुई थी। अब देखते हैं इस केस में हमने केस को कैसे किया। अब देखें इसमें चंद ही तो बातें थी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने उनको डायग्नोस किया था सिस्टोसील। ये आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे है सिस्टोसील, नंबर 2 पे है रेक्टोसील। ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये उनका मसला है। नंबर 3 पे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि नो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये सिस्टोसील और रेक्टोसील का ही प्रॉब्लम है, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं है। तो उन्होंने रेफर किया है इनको सर्जरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में,
लेकिन जब मैंने केस को देखा अपनी तरफ से, तो हमने इसको एम्पैथी में सॉल्व किया। तो हम इसको आज मैं आपके साथ इस वंडरफुल केस, जो बहुत जल्दी जल्दी विद इन 3 वीक्स इसमें 85% रिजल्ट मिले। अभी पेशेंट 4 वीक्स हो चुके हैं, 100%, उसका कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई इसको पेन नहीं, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका जो हमने लिया था। अब देखिए, पेशेंट को 5 साल से, पिछले 5 साल से मसाइल आ रहे थे, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। तो इस और बर्दाश्त करती रही, सफर तो हो रही थी, लेकिन वो उस सफरिंग को बर्दाश्त करती रही। अब देखिए, इसमें हमारे पास पहला रूब्रिक है इंडिफरेंस सफरिंग टू। सफर तो हो रही है, लेकिन वो इंडिफरेंस थी, उसे उसने कोई तवज्जो ही नहीं दी उसकी तरफ। अब क्या हुआ कि उसने जाहिर किया एक्स्ट्रा वगैरह, शदीद तकलीफ हुई। इवन कि इतनी सख्त तकलीफ थी कि उठ के लाइट भी ऑन करने से कासिर थी, लाइट तक, कमरे का बल्ब तक नहीं चला सकती थी वो लेडी। तो शदीद तकलीफ, शदीद पेन। तो शदीद पेन और शदीद तकलीफ की वजह से हमने एक्स्ट्रा वेगस रूब्रिक लिया। फिर नेक्स्ट जो बातें हमने उससे पूछी, उसमें उसने बिल्कुल हाइड किया, बताया कुछ भी नहीं। तो पहले भी वो हाइड करती रही है, इस चीज को छुपाती रही है, अब भी हाइड कर रही है, मेरे सामने भी हाइड कर रही है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ ओल्ड पीपल इन। तो अभी मेरे ध्यान में एक और रूब्रिक भी आ रहा है, जब भी मैं आपसे केस शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने बातें की हमसे, वो जब अपना टू दी पॉइंट बता के बस और कुछ पूछा और कुछ नहीं, बस यही है और कुछ नहीं, तो वहां पे एक और रूब्रिक भी यहाँ पे लिया जा सकता है, जो कि ओपीएम में ही फॉल करता है। उसको हम कहते हैं स्पीच कर्स। यानी पेशेंट से जो कुछ है वो एकदम से बयान कर देता है, थोड़ा बहुत जो भी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताता। उसको भी हम ले, तुम्हारे पास ओपीएम ही मेडिसिन रहती है। तो ये इस केस के अंदर 3 रूब्रिक हमने लिए, इंडिफरेंस सुप्रीम टू, एक्स्ट्रावेगेंस और हाइडिंग हिमसेल्फ। तो हमारे पास ओपियम सिंगल थी। तो पहले दिन हमने ओपियम की 30 की सिंगल डोज दी पेशेंट को। तो नेक्स्ट डे मैंने जब उनसे पूछा कि अब आपकी कैसी तबीयत है, तो उन्होंने बताया कि जी पेन काफी हद तक कम है। लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद उन्होंने दोबारा कंप्लेन की कि मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो आफ्टर 7 डेज 30 ओपियम 30 देने के आफ्टर 7 डेज मैंने उनको 200 ओपियम की एक डोज रिपीट की और फिर प्लासिबो पे रखा। तो 3 वीक के बाद 85% वो केस क्लियर था, उनकी कोई पेन नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी। अभी 4 वीक्स यानी 1 मंथ गुजरने के बाद मैंने जब उनसे पता किया, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या था, अब मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रही, कोई पेन नहीं हो रही, मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ, और जो है पहले की तरह मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये देखें ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है, जिसमें ऐसे ऐसे केस सॉल्व हो जाते हैं जो एलोपैथी में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते, कि ऑपरेशन करवाने के बावजूद, सर्जरी के बावजूद वो जो है केस जो है सॉल्व नहीं हो सकते। जो होम्योपैथी का दिखाती है वो कोई और चीज नहीं। अब छोटी सी चीज इसके साथ रिलेटेड ही है, वो मैं आपसे शेयर कर दूं। इसके साथ तीसरी एक चीज जो आती है, हमें एक चीज नजर आती है, एक तो प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर जो है वो सिस्टोसील कहलाता है, और जैसे मैंने बताया कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड रेक्टोसील। तो एक और प्रोलैप्स जो फीमेल्स में देखने को मिलता है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं एज अ नॉलेज। इस केस से उसका तलब तो नहीं है, लेकिन साथ मिलती जुलती बात है, तो मैं क्या कर दूं, वो आपको भी बता दूं कि एक यूट्राइन प्रोलैप्स भी होता है। प्रोलैप्स जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट, अब किस चीज की डिस्प्लेसमेंट, यूट्रस की डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। अब यूट्राइन प्रोलैप्स इज द downward displacement of the uterus into the vaginal canal. It happens when the pelvic floor muscles and tissues, ligaments become weak and no longer able to and no able to longer to support the uterus.
among women aged 55 years and above, it's very common. अब देखें यूट्रस प्रोलैप्स जो है, यूट्राइन प्रोलैप्स जो है, वो यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट है, वेजाइनल कैनाल में आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है, इसका भी आप इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। ये साथ थोड़ी सी मिलती जुलती बात थी, यहाँ पे समझ आ गई होगी आपको। इसका इलाज भी है, और जो भी इलाज होगा वो पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए होगा। तो माइंड मेथड के मुताबिक हम बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं, और ये इतना परफेक्ट मेथड है जो विद इन नो टाइम्स हम केस टेकिंग करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का केस अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस के साथ जरूर आऊंगा। थैंक यू।